हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल ड्रीम पावर स्टडी पर। कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और शेयर कर दीजिए ताकि जरूरी बातें सभी लोगों तक पहुंच पाए। हम लोगों ने जो स्टार्ट किया था, तो हम लोग भारत का जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया कैसे कैसे चालू हुई थी उसको समझ रहे थे। तो उसी के क्रम में हम लोगों ने बहुत से चार्टर एक्ट को पढ़ा, बहुत से और भी अधिनियम आए थे तो उसको पढ़ा। अब उसी के क्रम में हम लोग जो आज स्टार्ट करने वाले हैं वो है 1935 का 1935 का भारत शासन अधिनियम। ठीक है, 1935 का भारत शासन अधिनियम, ये अधिनियम आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। और चूंकि हम जानते हैं, हमने सुना है कि जो भारत के जो संवैधानिक विकास की प्रक्रिया में जो संविधान का जो निर्माण किया गया है उसमें 1935 के बहुत सारे अधिनियम को लिया गया है, जिससे इसका सहारा लेकर के इसकी सहायता से बहुत सारे संविधान का जो विकास हुआ है। तो हम सबसे जानते हैं कि 1935 का अधिनियम अब हम समझने की कोशिश करते हैं। तो सब इसके इसी के क्रम में 1928 में जब साइमन कमीशन आया था, 1928 में कौन आया था? साइमन कमीशन। उन्नीस सौ अट्ठाईस में साइमन कमीशन जब आया तो इसने क्या किया? अपना रिपोर्ट प्रस्तुत किया। ठीक है, चूंकि जब रिपोर्ट प्रस्तुत किया 1928 में, क्योंकि हम 1857 की जो क्रांति हुई थी उसके बाद ब्रिटिशों ने भारत को अपने पक्ष में करने के लिए भारतीयों को, अब उनको एहसास हो चुका था कि अब हमारी सत्ता जो है वो ज्यादा दिन तक नहीं चल पाएगी। तो उसी के क्रम में बहुत सारे कमीशन आने लगे ताकि भारतीयों को अपने अपने जो भारतीय में जो असंतुष्टि फैली थी उसको कम किया जा सके। तो उसी क्रम में 1928 में साइमन कमीशन आया, इसने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की और इसी के आधार मानते हुए, साइमन कमीशन का रिपोर्ट का जो है इसी को आधार मानते हुए 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था यहाँ पर। तो ठीक है, तो जब भारत शासन अधिनियम लाया गया था तो इसने जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया था उसमें क्या था? तो 321 अनुच्छेद की व्यवस्था की गई थी और 10 अनुसूची थी। यानी भारत शासन अधिनियम जो आया था 1935 में, उसके तहत जो रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था, जो साइमन कमीशन के आधार मानते हुए किया गया था, उसमें 321 अनुच्छेद था और 10 अनुसूची का सहारा लेकर के ये रिपोर्ट प्रस्तुत किया गया था। और उसमें बहुत सारी व्यवस्था की गई थी कि भारत में यहाँ कैसे अपना जो है सत्ता धीरे धीरे और मजबूत करने का प्रयास किया जाए, भारतीयों को और अधिक से अधिक यहाँ पर स्वायत्ता प्रदान की जाए, ये सब बातें की गई थी। तो आइए हम समझते हैं। यहाँ इतना तो समझ गए कि भारत शासन अधिनियम में 321 अनुच्छेद थे और 10 अनुसूची थे। अब आगे देखते हैं कि इस अधिनियम के तहत और क्या कैसे काम किए गए थे। अगर पूछता है कि भारत शासन अधिनियम 1935 का जो आधार स्तंभ था, आधार जो बनाने का जो आधार था वो कौन था? तो साइमन कमीशन का जो रिपोर्ट था 1928 में, उसी को आधार मानते हुए 1935 में भारत शासन अधिनियम लाया गया था, जिसमें 321 अनुच्छेद और 10 अनुसूचियां थी। ठीक है, आइए हम देखते हैं आगे फिर इसके जो प्रावधान किए गए थे भारत शासन अधिनियम के तहत, जो प्रावधान किए गए थे, इसमें जो प्रावधान किए गए थे वो क्या थे? प्रांतों में जो द्वैत शासन प्रणाली थी उसको हटा दिया गया था। खत्म कर दिया गया था। प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली यानी क्या था? जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स के जो माध्यम से शासन चल रहा था। अच्छा, द्वैत शासन प्रणाली का जनक किसे बोला जाता है? आप लोग कमेंट में बताएंगे, क्योंकि मैं पहले पढ़ा चुका हूं। ठीक है, तो प्रांतों में जो द्वैत शासन था, यानी कि पहले क्या था? केंद्र में भी था और प्रांत में भी था। यानी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स प्रांत में भी शासन कर रहे थे और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स भी प्रांत में शासन कर रहे थे। तो अब क्या किया गया? भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत क्या किया गया? जो प्रांतों में जो द्वैत शासन था, यानी कि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की जो व्यवस्था की गई थी वो प्रांतों से खत्म कर दी गई थी। और कहां पर कर दिया गया था? तो केंद्र में
प्रांतों से द्वैत शासन प्रणाली खत्म करके केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली की स्थापना कर दी गई थी। यानी कि अब हर प्रांत में, हर राज्य में द्वैत शासन न होकर के अब कहाँ रहेगा, सीधा केंद्र में रहेगा, यानी कि जहां पर मुख्य मुख्य है वहां पर रहेगा। ठीक है, ये किया गया था। और इसके साथ जब क्या किया गया, तो इसमें यह भी व्यवस्था कर दी गई थी कि अब जो ब्रिटिश कंपनी वो तो खत्म हो चुका था, लेकिन जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो हैं उन पर सीधा पकड़ किनका होगा, ये ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत काम कर रहे थे। ये भी हम पहले जान चुके हैं कि जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स और बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स जो थे वो ब्रिटिश क्राउन का सिर्फ एक मोहरा मात्र थे यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियों को, यहाँ पर सामाजिक गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए। तो यहाँ पर द्वैत शासन प्रणाली की शुरुआत की गई थी, कहाँ पर, प्रांतों से हटाकर केंद्र में ले आया गया था। और इसमें मुख्य प्रावधान क्या किए गए थे, तो इसका जो मुख्य प्रावधान किया गया था वो था अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। क्या थी, अखिल भारतीय संघ। उन्नीस 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत ही अखिल भारतीय संघ की स्थापना करने का प्रयास किया गया था। अखिल भारतीय संघ मतलब अब भारत जो था वो एक संघ के रूप में यहाँ पर काम करा जा रहा था, जो ब्रिटिशों द्वारा जो एक ऐसा नियम बनाया गया था ताकि भारत को एक संघ मान करके यहाँ पर शासन किया जाए, जिससे कि भारतीयों के मन में जो हीनता जो उत्पन्न हुई थी ब्रिटिशों को लेकर वो धीरे धीरे कम होती चली। अब यहाँ देख लीजिए क्या था, तो प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली को खत्म किया गया था, केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लागू कर दिया गया था, अखिल भारतीय संघ की स्थापना की गई थी। और क्या गया था, तो जब ये लाया गया, जब प्रांत में केंद्र में द्वैत शासन प्रणाली लाया गया, तो अब धीरे धीरे क्या हुआ था, जब पूरा भारत का जो अखिल भारतीय संघ की जब स्थापना कर दी गई, तो अब ब्रिटिशों के मन में यहाँ पर शासन करने के लिए बहुत सारी, जैसे हम जानते हैं किसी भी क्षेत्र में जब हम किसी भी देश में शासन करते हैं, वहां पर अपना अधिकार स्थापित जमाते हैं, तो उस क्षेत्र में बहुत सारी विभाग होती है जिसको सही से संचालित करना जरूरी पड़ता है। अगर इसको हम सही से संचालित कर पाते हैं तो धीरे धीरे सभी चलने लगती है। तो इसी के क्रम में परिसंघ सूची, परिसंघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची, यानी जो परिसंघ सूची, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची का जो कंसेप्ट आया था, यानी कि अब क्या किया गया, इसके तहत क्या किया गया था, अब हम देख चुके हैं कि एक तो प्रांत सरकार थी यानी कि राज्यों की सरकार थी, और एक तो केंद्र की सरकार थी। तो केंद्र, ऐसा तो नहीं है कि केंद्र का सरकार ही पूरे राज्यों को सही ढंग से चला पाएगा, तो वहां पर क्या था, जो राज्यों की सरकार थी, राज्यों की सरकारों को उस राज्य के बारे में जो भी वास्तविक स्थिति का पता था, तो इसी के क्रम में संघ सूची और राज्य सूची और समवर्ती सूची का प्रावधान लाया गया, ताकि जो संघ सूची के अंतर्गत जो विषय हैं, राज्य सूची के अंतर्गत जो विषय हैं और परिसंघ सूची के अंतर्गत जो विषय हैं, वो क्या कर सके, सभी के द्वारा चलाया जा सके। अब हम देखते हैं तो जो परिसंघ सूची का जो विषय था वो कौन से, यहाँ नियंत्रण कौन करता था, तो केंद्र द्वारा नियंत्रित। परिसंघ सूची जो था वो केंद्र सरकार द्वारा नियंत्रित की जाती थी। राज्य सूची राज्य द्वारा, और जो समवर्ती सूची थी, समवर्ती सूची में मतलब कुछ ऐसे भी प्रावधान किए गए थे जो कि दोनों सरकारों के लिए आवश्यक है, पर कुछ ऐसे प्रावधान थे जो सिर्फ केंद्र में ही लागू हो सकते थे, वहां पर अगर वो कंट्रोल किया जाए तो वो राज्यों में भी आ सकता था। और कुछ ऐसे प्रावधान थे जो राज्यों को प्रदान किया गया था कि आप लोग उसको कंट्रोल कीजिएगा। लेकिन इन दोनों को छोड़कर जो विषय संघ सूची और राज्य सूची में नहीं आ पाए थे, उनको छोड़कर जो और भी कुछ विषय बच गए थे, उसका निर्माण के लिए, उसकी देखभाल के लिए समवर्ती सूची का निर्माण किया गया। और जब समवर्ती सूची का निर्माण किया गया तो इसमें यानी कि हम बोल सकते हैं कि समवर्ती सूची का जो था वह केंद्र प्लस राज्य दोनों द्वारा नियंत्रित किया जाता था। तो यहाँ समझ चुके हैं। और अभी हम देखते हैं कि भारत का जो संविधान में है वो भी संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची 3 भाग में बांटा गया है। यानी कि अगर हम देखते हैं कि जो भारत का जो सूची का जो प्रावधान किया गया है वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से ही लिया गया है, क्योंकि सबसे पहले जो कंसेप्ट जो था
कि हम विषयों को तीन क्षेत्र में बांट देंगे, संघ सूची, राज्य सूची और समवर्ती सूची में बांट देंगे, ताकि सभी विषय का जो अपने अपने क्षेत्र में अपने अपने शासकों द्वारा इसका नियंत्रण किया जा सके। यहां तक समझ गए। और आइए अगले और हम देखते हैं कि और क्या क्या प्रावधान किए गए थे। इतना तब तक स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। तो आप लोगों ने वो जो बताए पहले वो तो स्क्रीनशॉट ले लिए थे। अब आगे और भी प्रावधान हम लोग देखते हैं कि 1935 का भारत शासन अधिनियम के तहत क्या क्या प्रावधान किया गया था। तो यहाँ पर जो सबसे प्रावधान जो किया गया था वो संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। क्या? संघीय न्यायालय की स्थापना। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। अब न्यायालय की स्थापना का यहाँ पर क्यों जरूरत पड़ा था? तो न्यायालय की स्थापना का जरूरत इसलिए पड़ा था ताकि जो भी शासन चला जा रहा है वो उसका ये देखभाल करना था कि आप लोग किस हद तक कैसे शासन कर रहे हैं, ताकि हम अब जान चुके थे कि ब्रिटिशों को मुख्य उद्देश्य क्या था, ताकि भारतीयों को ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में ले आया जाए। तो जब ज्यादा से ज्यादा अपने पक्ष में लाने की बात रहती है तो उस समय क्या था, तो उसमें न्यायालय ही एक ऐसा तत्व है जो कि न्याय की प्रक्रिया को सुचारू रूप से चला सकता है। तो उसी के क्रम में न्यायालय की स्थापना की गई, संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। और एक सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना की गई थी कलकत्ता में, वो जो था 1773 का चार्टर एक्ट उसके द्वारा किया गया था। लेकिन अगर संघीय न्यायालय की स्थापना का बात पूछता है तो 1935 के भारत शासन अधिनियम के तहत किया गया था। फिर क्या किया गया था? तो इसके तहत किया गया था कि ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई थी। यानी कि अब जो भारत पर जो भी नियंत्रण होगा, जो भी कानून होगा, जो भी यहाँ पर कार्य किया जाएगा, वो उसका सीधा कंट्रोल किसके हाथ में होगा? तो उसका सीधा कंट्रोल ब्रिटिश संसद के हाथ में होगी। इसी के द्वारा सभी प्रकार के कार्यों को किया जाएगा। जितने भी अधिकारी की नियुक्ति की जाएगी, जितना भी यहाँ से टैक्स कलेक्शन किया जाएगा, यानी कि जैसे भी यहाँ पर सामाजिक, सांस्कृतिक, व्यापारिक जो भी आर्थिक गतिविधियां चालू करने का जो बात किया जाएगा वो सीधा ब्रिटिश संसद के द्वारा ही किया जाएगा। और संघीय न्यायालय की स्थापना कर दी गई थी। और जो इसके तहत जो प्रावधान किया गया था वो क्या था? तो भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। हम जानते हैं कि 1935 के पहले अधिनियम में जो भारत परिषद का कॉन्सेप्ट लाया गया था, और उस अब क्या किया गया, जब ब्रिटिश क्राउन का जब सीधा कंट्रोल आ गया था यहाँ पर, तो भारत परिषद का फिर कोई मतलब ही नहीं बनता है। यानी कि कोई परिषद ऐसा हो जो कि ब्रिटिश के द्वारा यहाँ पर कंट्रोल किया जाए। पहले क्या करता था कि ब्रिटिश लोग इसको कंट्रोल करता था और ये लोग भारत में कंट्रोल करता था। लेकिन जब इसकी स्थापना कर दी गई, संसद की सर्वोच्चता की स्थापना कर दी गई, तो इसका जो यहाँ पर जो भूमिका था वो धीरे धीरे घटने लगा। इसका ओवर खर्चा जो होने लगा था, तो इसको देखते हुए भारत परिषद का अंत कर दिया गया था। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता के बाद भारत परिषद का अंत कर दिया गया। यानी कि अब यहाँ किसी प्रकार का कोई परिषद न होकर के सीधा जो भी शासन संचालन किया जाएगा वो ब्रिटिश संसद के द्वारा ही किया जाएगा। ये किया गया। और क्या किया गया था? तो इसके तहत और भी हम देखते हैं। तो इसके तहत जो किया गया था वो था, सबसे पहले हम जानते हैं कि भारत में जो भारतीयों को तोड़ने का, भारत का जो आपसी एकता थी उसको खत्म करने के लिए सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू किया गया था। ठीक है, तो हम आपसे पूछते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली लागू करने वाला जो प्रथम अंग्रेज था वो कौन था? ये कमेंट में आप लोग बताइएगा। तो अब जो था वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो लागू किया गया था, तो चूंकि हम जानते हैं ब्रिटिशों का जो था, भले ही वो चाह रहे थे कि हम भारतीयों को अपने पक्ष में करें, लेकिन उनके मन में ये भी चल रहा था कि ये जो सत्ता हम लोग का जो खत्म होने वाला धीरे धीरे, वो जितना हो सके हम उसको खींच सके, लंबे ड्यूरेशन में उसका हम विस्तार कर सके। तो इसी के क्रम में सांप्रदायिक सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार किया गया था। यानी कि जो संप्रदाय क्या था, यानी कि जो हिंदू, मुस्लिम, अलग अलग क्षेत्रों के धर्म के आधार पर जो निर्वाचन की प्रणाली जो चालू की गई थी, उसका अब क्या किया गया, पूरे भारत में ज्यादा से ज्यादा विस्तार किया जाने लगा। क्योंकि क्यों ऐसा क्यों किया गया? ऐसा इसलिए किया गया कि अगर ये
निर्वाचन प्रणाली हम जानते हैं कि चुनाव एक ऐसा कारक है जो अच्छे अच्छे लोगों को जो तो एकता है उसको तोड़ने में सक्षम हो जाता है। तो यही निर्वाचन प्रणाली को लागू करके जो भी भारत के राज्यों में जो भी हिंदू मुस्लिम एकता थी उसको खत्म करने का प्रयास किया गया। और सबसे मुख्य भूमिका निभाने वाला जो हिंदू मुस्लिम एकता थी वो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली ही थी। और इसी के तहत जो हम देखते हैं पाकिस्तान भारत पाकिस्तान को जो बंटवारा का जो स्थिति आया था, सबसे पहले जो कंसेप्ट आया था कि भारत को अलग करके हम पाकिस्तान और भारत दो राज्य का निर्माण करेंगे, तो उसका जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का क्या था, वही उसका जो कंसेप्ट आया था। तो हम लोग सबसे बड़ा हानि क्या देखते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो आने से भारत और पाकिस्तान दो राज्य अलग अलग शक्ति में बट गए थे। यानी कि जो पहले जो एक अखंड भारत का जो भारत था वो अब क्या हो चुका था, दो अलग राज्यों में बट चुका था। दोनों अलग राज्यों का अपना अपना संविधान होगा, अपना अपना शासक होगी, अपने अपने शासन संचालन करने का नियम कानून होंगे, ये सब व्यवस्था की गई थी। और फिर क्या किया गया था, तो इसी के तहत फिर वर्मा को, जो पहले हम जानते हैं कि वर्मा जो था भारत में था, तो वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। ऐसा क्यों किया गया था, क्योंकि जो वर्मा जो था वो पहले भारत का हिस्सा था, ठीक है। लेकिन धीरे धीरे जब यहाँ पर आने लगे, यहाँ पर जो अधिकार धीरे स्थापित होने लगा, तो कुछ मुश्किलें आ रही होंगी जिसके चक्कर में वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और इसी के तहत फिर जब ये हो गया तो अब क्या किया गया था, 1935 के अधिनियम के तहत ही जब सब देखा गया कि न्यायालय की स्थापना हो गई, हमारा जो आर्थिक जो है जो धन संपत्ति से संबंधित जो व्यापार था उसको स्थापना करने का वो भी काम हो गया। तो अब क्या किया गया, तो अब जो सबसे मुख्य काम किया गया था वो क्या था, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई। भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई की स्थापना जो थी वो 1935 के शासन के अधिनियम के तहत ही की गई थी। तो हम लोगों ने अभी तक जो भी देखा, मुख्य बातें क्या क्या देखी 1935 के अधिनियम के तहत, तो हम लोगों ने क्या देखा, सबसे पहले देखा कि यहाँ पर जो थी वो क्या था, प्रांतों में द्वैत शासन प्रणाली जो था, राज्यों में जो द्वैत शासन प्रणाली था उसको खत्म कर दिया गया था, उसको हटा करके केंद्र में लाया गया था। फिर जो भारत का जो भारत परिषद था उसको खत्म कर दिया गया था। यहाँ पर जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स, बोर्ड ऑफ कंट्रोलर्स की जो थी वो भी खत्म कर दी गई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना की गई थी। ब्रिटिश संसद की सर्वोच्चता स्थापित कर दी गई थी। फिर सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो था उसका विस्तार किया गया था। वर्मा को भारत से अलग कर दिया गया था। और सबसे मुख्य जो काम किया गया था जो कि आरबीआई की स्थापना यानी कि भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 के अधिनियम के तहत ही की गई थी। तो इतना मुख्य बातें हम लोग भारत शासन अधिनियम 1935 के तहत आज समझ गए हैं। तो जाहिर हमको उम्मीद होगी कि मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोग समझ गए होंगे। तो इसके आगे और जो अधिनियम हम देखते हैं, जो एक अंतिम अधिनियम बचा वो अधिनियम था 1947 यानी कि 1947 का भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम। तो आइए हम उस अधिनियम को समझने का प्रयास करते हैं। और ये जो अधिनियम होगा वो लास्ट अधिनियम है, यानी कि हमारी जो संवैधानिक विकास की जो प्रणाली जो शुरू किए थे वो आज के टॉपिक में खत्म हो जाएगा। तो जो 1947 का भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 जो था ये लाया गया था। अब इसके तहत क्या क्या प्रावधान किया गया, क्योंकि 1935 में तो बहुत सारे प्रावधान हो चुके थे। संघीय न्यायालय स्थापित किया चुकी थी, आरबीआई की स्थापना हो चुकी थी, संसद की सर्वोच्चता स्थापित हो चुकी थी। तो अब 1947 का भारत शासन अधिनियम के अंतर्गत, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम के अंतर्गत क्या किया गया था, तो इसका जो किया गया था, इसमें जो मुख्य बातें की गई थी, तो इसमें सबसे पहला जो बात किया गया था, क्योंकि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली का जो विस्तार कर दिया गया, तो उसी के क्रम में भारत पाकिस्तान नामक दो राज्य का गठन कर दिया गया था। और ये कब किया गया था, तो 3 जून 1947 को भारत और पाकिस्तान दो राज्य का गठन कर दिया गया था। अब क्या कर दिया गया था, इसी के तहत बताया गया था कि जो भारत का अपना संविधान होगा और पाकिस्तान का अपना संविधान होगा। दोनों सत्ता एक दूसरे से क्या होगी, स्वतंत्र होगी। दोनों पर किसी तरह का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करेगा एक दूसरा,
यानी कि भारत शासन अधिनियम जो था वो 1947 का स्वतंत्रता अधिनियम के तहत ही भारत पाकिस्तान दो राज्य का निर्माण कर दिया गया था, जिसका मांग जो सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली जो आई थी उसी के द्वारा, जो लॉर्ड कैनिंग के द्वारा लाई गई थी, उसी के द्वारा जो सबसे पहले नींव रखी गई थी सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली के तहत। तो वो वही प्रक्रिया आगे आगे धीरे धीरे चल करके अब क्या हुआ था, तो भारत और पाकिस्तान दो राज्य के रूप में बंट गया था। तो 1947 के तहत मुख्य कार्य किया गया था कि भारत और पाकिस्तान को दो राज्य के रूप में बांट दिया गया था। उसके बाद और जो मुख्य कार्य की गई थी तो उसमें किया गया था, तो और इसमें किया गया था कि अब भारत में जो मंत्री परिषद था उसको समाप्त कर दिया गया था। क्या भारत में मंत्री परिषद को समाप्त कर दिया गया था, यानी कि अब किसी प्रकार का कोई मंत्री परिषद नहीं रहेगा। क्योंकि अगर ये था तो ये पहले क्या था कि एक संयुक्त भारत के लिए था, ब्रिटिशों का एक मंत्री परिषद था। लेकिन अब जब क्या था, भारत और पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बन चुके थे, तो ये मंत्री परिषद की अब यहाँ पर कोई भी वैल्यू नहीं बची थी। अब क्या था कि भारतीयों द्वारा और पाकिस्तानियों द्वारा अपना अलग अलग मंत्री परिषद का निर्माण किया जाएगा, ये किया गया था। और फिर क्या बोला गया था कि भारत पाकिस्तान के लिए भारत पाकिस्तान अलग अलग संविधान बनाएंगे। यानी कि जो भारत पाकिस्तान जो था वह अलग अलग संविधान बनेगा, यानी कि अब भारत और पाकिस्तान दोनों का अलग अलग संविधान के तरह से चलेगा, अलग अलग नियम कानून होंगे। भारत का जो नियम कानून होगा वो अलग होगा, पाकिस्तान को जो नियम कानून होगा वो अलग होगा। पाकिस्तान वहां के अनुसार, जो वहां को जो संविधान बनाएगा उसके अनुसार चलेगा, भारत जो यहाँ का जो संविधान बनेगा उसके अनुसार चलेगा। तो इतना मुख्य बातें कर दी गई थी। ये भारत स्वतंत्रता अधिनियम 1947 के अंतर्गत सबसे पहला क्या था, भारत पाकिस्तान दो राज्य बना दिए गए, भारतीय मंत्री परिषद की समाप्ति कर दी गई थी, भारत पाकिस्तान दो अपना अलग अलग संविधान बनाकर वहां पर शासन का संचालन कर रहे थे। और इसी के क्रम में फिर 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा की 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा का गठन कर दिया गया था। ठीक है, संविधान सभा का गठन कर दिया है। तो इतना हम लोगों ने अभी तक जब से स्टार्ट किए हैं, यानी कि 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट से 1947 के भारत स्वतंत्रता अधिनियम के अब तक जितने भी बातें पढ़े उससे पता चल गया होगा कि हमारा जो संवैधानिक निर्माण की प्रक्रिया थी वो कोई आसान नहीं थी, बल्कि एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया से होकर गुजरा है। जो कि आकर 9 दिसंबर 1946 को, यानी कि जब भारत का ऑफिशियली स्वतंत्र के रूप में क्या किया गया, संविधान सभा का निर्माण किया गया था, ताकि वो भारत का संविधान का निर्माण कर सके। और फिर आगे जाकर फिर पाकिस्तान ने 1960 में अपना संविधान का निर्माण किया था, क्योंकि यहाँ जब भारत पाकिस्तान दो अलग अलग राज्य बन चुके थे तो दोनों का अलग अलग संविधान निर्माण किया गया होगा। ठीक है, तो अभी तक हम लोगों ने आज तक अभी जो शुरू से स्टार्ट किए थे अभी तक के प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा कि कैसे कैसे भारत का जो संविधान निर्माण हुआ। तो हमारे द्वारा बताई गई बातें अगर आप लोग को अच्छी लगी होगी, अभी जो हमने कंसेप्ट दिया वो उम्मीद करता हूं कि आप लोग को याद हो गया होगा। एक कहानी के माध्यम से मैंने समझाने का कोशिश किया। तो अगर मेरे द्वारा बताई गई बातें आप लोग को अच्छी लगी तो कृपया इस चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए, ताकि जो भी गलती हो हम लोग का वो सुधार सके। थैंक यू, धन्यवाद।